फजील अहमद साहब से कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि ईरान अब पहले जैसा मुल्क नहीं है बल्कि ताकतवर मुल्क हो गया है और हमेशा लड़ना ही ठीक नहीं है बल्कि दोस्ती करनी चाहिए। ये जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, इसको किस तरह से लिया जाएगा, या जो बयान आया है पूर्व कमांडर का, इसको देखा जाएगा? फजील साहब, और उसके बाद फिर मैं रुमान हाशमी साहब से सुनूंगा तफसील से। देखिए सबीर, डिपेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इजराइल पर उनका क्या दबाव बनता है कि नहीं बनता है। जो लड़ाई का मकसद है फिलिस्तीन, फिर दुनिया ने, यूएनओ ने पास कर दिया कि 2 नेशन थ्योरी, फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनना चाहिए। अब इसके आने के बाद जिस तरह से ट्रंप अगर आते हैं और वो इजराइल की सिर्फ वन साइडेड बात सुनेंगे, जैसा कि जो बाइडेन सुनते थे, तो अगर वन साइडेड बात सुनेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि वो नए प्रेसिडेंट बने हैं और उनका जो निश्चित रूप से अभी नया जब आदमी होता है तो अच्छा लिबरल और अच्छा दिखने की कोशिश करता है। पिछला कार्यकाल उनका छोड़ दीजिए, वो कैसा गुजरा, कैसा था। इधर 5 साल अपोजिशन में रहने के बाद उनके ऊपर भी केसेस चले हैं और करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर भी हैं, ट्रंप के ऊपर भी कोर्ट केसेस हैं। तो उनके ऊपर किस तरह से 5 साल में विपक्ष में रहने के बाद इंसान का तजर्बा कुछ अलग हो जाता है और सत्ता में आने के बाद तजर्बा कुछ अलग हो जाता है। तो ये ठीक बात है कि एग्रेशन उनका जरूर कम हुआ होगा, डिप्लोमेसी जरूर बढ़ी, और ऐसे भी पहले भी जियो बाइडेन से बेहतरीन पॉलिसी उनकी होती थी और वो ज्यादा एग्रेशन में नहीं रहते थे, हंसने हंसा करके लोगों को बात करते थे। और अपने टाइम देखिए, उन्होंने उनके टाइम में पिछले 5 साल में कोई युद्ध अमेरिका नहीं लड़ा किसी के साथ। ये ताइवान का मामला हो या अफगानिस्तान का मामला हो या इराक का मामला हो, सीरिया का मामला हो, कई मामलों में उनका रोल जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिखा। तो उम्मीद ये लग रही है कि ये हो सकता है कि शायद यूक्रेन युद्ध बहुत बड़ा निर्भर करता है ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को, कि यूक्रेन में क्या ट्रंप सोचते हैं, यूक्रेन के बारे में क्या सोचते हैं। अब रूस तो जीता हुआ राज्य, तो रूस छोड़ेगा नहीं और आगे लड़ाई चलेगी नहीं चलेगी, यूक्रेन को अमेरिका का, नेटो देशों का समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसी पर फिलिस्तीन का भी मामला, इजराइल, ईरान और लेबनान का भी मामला फिक्स होता है। तो हमें लगता है कि कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं सिग्नल, जो पॉजिटिव साइंस कुछ आ रही है कि ऐसा जिस तरह से शांति है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, और लेबनान तो अपना हमला जारी रखे हुए है इजराइल पर, इजराइल भी हमला जारी रखे है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एक गैप सा दिख रहा था, वो हमको लगता है कि इधर 2 दिन के अंदर जो मैंने महसूस किया है कि कुछ शांति की बात लग रहा है कि कुछ शांति होगी। क्योंकि ये लोग जिस तरह से अमेरिका को अपना वर्चस्व की लड़ाई, जियो बाइडेन जो थे वो अपने अमेरिका के वर्चस्व पर बहुत ध्यान देते थे कि हम अमेरिका हैं, हम यूनाइटेड स्टेट हैं, हमारा जो रुतबा है वो नहीं कम होना चाहिए, हम रूस को सिखा देंगे, हम चाइना को सिखा देंगे, हमको ये कर देंगे। उस चीज में हमको लगता है कुछ कमी आई है। और पहले चाइना के साथ भी इकोनॉमिक वार तो चलता था, लेकिन इस तरह से डायरेक्ट कोई बात नहीं होती थी कि ताइवान को जो है चाइना करवा रहा है और फिर अमेरिका का विदेश मंत्री वहां जा करके और उनको मेटलाइज करने की कोशिश कर रहा है और धमकी दे रहा है कि हम ठीक कर देंगे। अब धमकी के चक्कर में यूक्रेन खत्म हो गया और यूक्रेन को देख करके ताइवान डर गया कि साहब हम अगर ज्यादा बोलेंगे तो हमारा भी हाल यूक्रेन जैसा होगा। और यूक्रेन के युद्ध के चलते हमास ने जो 7 अक्टूबर कर दिया और पूरी तरह से रूस जो है उसमें शामिल हो गया, और इस शामिल होने से इस लड़ाई का स्वरूप बदल गया। लोग यूक्रेन को भूल करके और फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में इंटरेस्ट लेने लगे। हमको ये लगता है कि ट्रंप के आने से चीजें बदलेंगी और टेबल मीटिंग होगी, और जिस तरह से एग्रेशन जो बाइडेन का था उस तरह से इनका नहीं है, और काफी कुछ बदलेगा, लड़ाई का स्वरूप बदलेगा, या हो सकता है लड़ाई बंद हो जाए। फजील साहब, ये अच्छा पॉइंट है। आपने कहा कि बदलेगा, जो हालात हैं, हालांकि जो कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ चुके हैं जिसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम
कही है। मैं फदील साहब पास गया था। फदील साहब, क्या लग रहा है जो बात कैप्टन साहब कह रहे हैं कि बड़े-बड़े बम जिस तरह से इज़राइल गिरा रहा है, वैसा इनके पास नहीं है। लेकिन क्या ये नहीं देखा गया कि जो टारगेट इनके भी हैं, चाहे वो मिसाइल से ही हों, वो टारगेट मिलिट्री बेस हैं, ना कि पब्लिक। ये पब्लिक को जिस तरह से क्या क्या फ़र्क है इसमें? किस तरीके से इसको देखते हैं? कैप्टन साहब तो खैर आर्मी के अफसर हैं और उनकी बातों में दम है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए, अमेरिका ने अभी सॉरी ईरान ने ये कहा कि हिजबुल्लाह जीतेगा। इस वर्ड्स को आप बहुत गौर से सुनिए। वो क्या बोल रहे हैं कि ईरान नहीं जीतेगा, हिजबुल्लाह जीतेगा, फिलिस्तीन नहीं जीतेगा, हिजबुल्लाह जीतेगा। इसका मतलब कि ईरान ने पूरी तरह से कंधे पर बंदूक हिजबुल्लाह के रख दी। और जब हिजबुल्लाह कम पड़ेगा, और भौगोलिक स्थिति में लेबनान तेल अवीव से बहुत करीब है, समझ रहे हैं आप? तो 5 किलो का बम भी काफी है। अगर जब पैदल सेना, जब भी ईरान, हिजबुल्लाह, हुतीस ये लोग मिल गए, तो पैदल सेना के लिए आगे रास्ता साफ थोड़ा करने के कैमरा लिए। नीचे कर लीजिए फदील साहब, कैमरा थोड़ा नीचे कर लीजिए। वो आप, हाँ ये आप, हाँ सही है। जी जी। तो 5 किलो 4 किलो का बम भी काफी है, क्योंकि वो बम आगे रास्ता गिरा साफ करता है, पीछे से टैंक चलता है और टैंक के पीछे पैदल सेना मूवमेंट करती रहती है। ये एक लड़ाई का जो हमने अपने जो भी सीखा है अपने गुरु लोग के माध्यम से। तो 5 किलो का देखिए, जैसे अब हमारी भारत में 2000 किलोमीटर रेंज की जब मिसाइल बनने लगती है, तो अमेरिका को डर हो जाता है कि भाई भारत का दुश्मन तो पाकिस्तान और चाइना है, तो वो 2000 किलोमीटर की मिसाइल क्यों बना रहा है? वो तो 100-200 किलोमीटर में ही काफी है। अगर हम 400-500 किलोमीटर की मिसाइल है हमारे पास, तो यहीं से सिल्लीगुड़ी से बैठे बैठे हम बीजिंग को मार देंगे। हमें 2000 किलोमीटर की मिसाइल क्या जरूरत है? लेकिन जब पैसा वेस्ट कर, जब 2000 किलोमीटर की मिसाइल हम लोग भारत बनाता है, तो अमेरिका भी सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विश्व गुरु बनने में हमारे ऊपर कोई इनका निशाना है कि भाई उनको भी मारना है। दूसरी बात, हमारा युद्धपोत पे हम लोग बहुत ध्यान दे, हमारी कंट्री बहुत ध्यान देती है। हमारा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान और चाइना है, तो दोनों में हमको समुद्र की बहुत जरूरत नहीं है युद्धपोत पे उतना पैसा खर्च करना। तो जब आप नया नया युद्धपोत बनाते हैं, तो फिर बड़ी बड़ी कंट्रियां सोचती हैं कि भाई सुपर पावर बनने के चक्कर में तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर निशाना है। तो ये जो वार की स्ट्रेटजी होती है मुमताज भाई, आप क्या बना रहे हैं? आप देखिए, हजारों करोड़ का एयरफोर्स वो काम नहीं कर रहा है जो 20 लाख रुपए का ड्रोन कर दे रहा है। 100 रूस के टैंक को टर्की के ड्रोन ने 1 मिनट में मार दिया। कैसे मार दिया? कि रूस के सैनिक, ठंडी इतनी थी कि रूस के सैनिक टैंक के अंदर बैठ करके इंजन गर्म करके और उसकी गर्मी से गर्म करके बैठे हुए थे। ड्रोन ने अपने थर्मोस्टेट से पूरे ऊपर से ऐसा थर्मोस्टेट को पकड़ा कि इंजन की गर्मी कहां से आ रही है, और उसने नीचे आकर के उसको पिंट आउट किया कि यहां से इंजन स्टार्ट है, यहां टैंक खड़ा है, और ऊपर जाकर एक साथ 100 टैंक को उड़ा दिया। तब रूस ने जो है टर्की से बात किया और कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ आओ। तो वो फिर गैस का सारा सिस्टम बदला और फिर टर्की ने वही हथियार रूस को देना शुरू कर दिया। आज की लड़ाई का तरीका बदल गया है। ये 65, 72 और 47 की दुनिया नहीं है, ये 2024 की दुनिया है। और एक चीज जान लीजिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एयरफोर्स पे पैसा बर्बाद करना है बिल्कुल। हाँ ठीक है, उतना उसको सीमित भी नहीं करना है। सबसे मजबूत भारत क्यों मजबूत है? भारत के पास मजबूत इन्फेंट्री है, पैदल सेना हमारी दुनिया में नंबर 1 है। तो पैदल सेना की ताकत ही जो है सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि कब्जा तो पैदल सेना करेगी। आप बम्बार्टमेंट मार करके पूरा इजराइल खराब कर दो, लेकिन झंडा कौन गाड़ेगा? झंडा तो एयरफोर्स गाड़ेगी नहीं, वो तो आएगी बम मार के चली जाएगी। लेकिन जब वहां पे जमीन पे झंडा कौन गाड़ेगा? जब तक झंडा नहीं गाड़ेंगे तब तक आपका कब्जा नहीं माना जाएगा। तो यही अर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध में क्या हुआ, ऊपरी हवाई हमले बहुत कम हुए। जब अजरबैजान की सेना पैदल घुसी, तो अर्मीनिया मुकाबला नहीं कर पाया उसका। उसके पास भी बहुत संसाधन थे और बहुत मिसाइलें थी, लेकिन अगर मिसाइल इंटरसेप्ट हो गई तो अपने ही देश में गिर करके कुछ अपना बड़ा नुकसान कर लेगी।
अब इजराइल में इतनी जगह कम है, उनके पास सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है कि इजराइल में अगर कहीं से भी जॉर्डन से घुसिए, 3 हिस्से में तो फिलिस्तीन है और तीनों हिस्सों में सुरंग बना करके जो 7 अक्टूबर को इजराइल में जाकर बंधक बनाया था, वो डायरेक्ट सुरंग से इजराइल में घुस गए थे। समझ रहे हैं आप? तो वो सुरंग का खतरा इजराइल आज तक उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया कि ये सुरंग शुरू कहां से हो रही है और खत्म कहां हो रही है। तो जब भी पैदल सेना घुसेगी, 3 तरफ से घुसेगी। मिस्र बॉर्डर से हुतीज घुसेंगे, जॉर्डन से घुसेंगे और लेबनान से घुसेंगे। और उस वक्त ये 5 किलो का जो हथियार है इनके पास, जो मिसाइल है, ये सबसे ज्यादा काम करेगी, क्योंकि एक सेना को 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर रास्ता बनाना होता है, उसके बाद वो पैदल सेना आगे बढ़ती जाती है। अगर कैप्टन साहब मेरी बात को कह सकते हैं कि हम सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, बाकी परिस्थितियां जो होती है वो अफसर और जवान वहां तय करते हैं कि हमें कैसे घुसना है, क्योंकि वार हमेशा एक अनसर्टेन होता है, कब बाजी पलट जाती है ये नहीं कहा जा सकता। जैसलमेर के समय जब पाकिस्तान हमारे देश में घुसा, इतने हथियार थे उनके पास कि भारत की सेना ने अब्दुल हमीद को पोस्ट खाली करने के लिए कह दिया था, लेकिन हमारे जवान 121 जवान बिल्कुल डटे रहे और नहर का पानी खोल दिया, सारा पानी भर गया और उनका टैंक जो है उसी पानी के कीचड़ में उलझ के आगे ही नहीं बढ़ पाया। और पूरी रात उन्होंने टिफिन टिफिन जो है रेगिस्तान में, मुमताज भाई, हमारे जवानों ने टिफिन लगा दिया और पाकिस्तानी सेना ने सोचा कि ये माइन है। उस माइन को जब निकालते थे तो उसमें टिफिन निकलता था, उसके अंदर पत्थर निकलता था। पूरी रात उन्होंने उलझाए रखा और सुबह एयरफोर्स गई और उसने पूरा बचा लिया। नहीं तो पाकिस्तान का जनरल कहता था कि हम दिल्ली में चाय पिएंगे, सुबह की चाय हम दिल्ली में पिएंगे। और हालत ये हो गई, हमारे 121 जवान, वीर अब्दुल हमीद, ये सारे लोगों ने मिल करके जो उधर मोर्चा, राजस्थान की तरफ से जो मोर्चा संभाला, कि इनकी हालत ऐसी हुई कि मतलब स्टार्ट टैंकर को छोड़ के भाग गए ये लोग। जो टैंकर उनके स्टार्ट थे ना, उसको ऑफ भी नहीं किया, चलता हुआ गाड़ियों को, स्टार्ट गाड़ियों को छोड़ के भाग गए। तो लड़ाई का जो तरीका है वो कब बदल जाए, किस पल में बाजी पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो अभी इजराइल इसीलिए डर रहा है, इजराइल के पास हवाई हमला करने की पूरी ताकत है, अमेरिका के पास भी है। जमीनी सेना में अपने सैनिक को शहीद करने की ताकत ना तो इजराइल में है ना अमेरिका में। और बिना जमीनी लड़ाई के, आप देखिए जमीनी लड़ाई इन्होंने गाजा में किया था, नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा, क्या हाल हुआ, छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि इनकी अनट्रेंड सेना है। मैंने कहा था पिज्जा बर्गर खाने वाली फुल टाइम सेना नहीं है इजराइल के पास। जैसे हमारे सैनिक हैं, 24 घंटा बैरिकों में रहते हैं, पूरे समय लड़ाई की बात करते हैं, हमेशा हफ्ते 2 हफ्ते पर वार ड्रिल करते हैं, वो पूरी तरह से 24 आवर सेना का काम करते हैं, लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। रात को 3 बजे मिसिल बजती है, हमारे सैनिक को 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप लुंगी बनियान में हो तो लुंगी बनियान में आके गाड़ी में बैठ जाओ। ये है फौज का तरीका। तो जो हमारी इन्फेंट्री है, और भौगोलिक परिस्थिति से इजराइल के पास जगह नहीं है। अगर वो लेबनान की तरफ से घुसे तो घुसते ही 10-20 हजार लोग मर जाएंगे। इतनी जगह नहीं है कि छोटा गोला भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, एक गोला मारिएगा तो 2-4 बिल्डिंग गिर जाएगी। चाहे आप जॉर्डन की तरफ से घुसिए, वहां भी तेल अवीव नजदीक है, लेबनान से घुसिए तो वहां भी तेल अवीव नजदीक है, मिस्र के बॉर्डर से घुसिए तो भी तेल अवीव नजदीक है। तो तेल अवीव की जो, जब राजधानी पे कब्जा आप कर लेंगे तो फिर बचेगा ही क्या। सबसे ज्यादा जो सिचुएशंस है, और पैदल सेना हिजबुल्लाह हमास ने अपनी ताकत दिखा चुका है, और ईरान तो पहले ही ताकत दिखा चुका है, वो इराक से 10 साल लड़ा, उसके पास तो पैदल। और इन देशों की सबसे बड़ी जीत का कारण है मुमताज भाई कि इनकी आवाम इनके साथ है, और हिजबुल्लाह के साथ है आवाम उनकी, लेकिन इजराइल की आवाम इजराइल के साथ नहीं है, नेतन्याहू के साथ नहीं है। अमेरिका के जो भी सरकार पर, जो भी ट्रंप आए या ट्रंप आएंगे, अमेरिका की जनता इस बोझ को उठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए कमला हैरिस को बदला है। कमला हैरिस को बदलने के पीछे यूक्रेन जंग और फिलिस्तीन जंग है, कि ये लोगों ने बेवजह वहां के नागरिकों के ऊपर एक बोझ डाल दिया कि आज उनको 2 शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। ये क्या पैसे पे थोड़ी बम दे रहे हैं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे। और सिर्फ यही नहीं, पूरा नेटो अलग होना चाहता है अमेरिका से, आज की खबर है। नेटो अपनी स्वतंत्रता करना चाहता है, अपनी अलग ताकत बनाना चाहता है। तो जिस तरह से यूक्रेन युद्ध में कमला
हैरिस और जो बाइडेन ने मिल करके बेवजह यूक्रेन को युद्ध में दुनिया को फंसा दिया और उसका असर वेस्टर्न यूनियन के कंट्रीज पर पड़ गया और वो पूरा उनका इकोनॉमिक कोलैप्स हो रही है, उनकी शाख पर सबसे बड़ा शाख पे ठप्पा लग रहा है। आज अमेरिका से नहीं कोई डर रहा है। आज अमेरिका अमेरिका को लोग ये सोच रहे कि तो नकली बम निकला, झूठे हम लोग इतने साल से इससे डर रहे थे, वो भुतहा टीला बन गया कि जो भुतहा टीला में भूत है और किसी दिन कोई पहुंच गया तो कह रहे यहाँ तो कोई भूत नहीं है। नकली भूत अमेरिका बन चुका है पूरी ताकत, और जितना लड़ेगा उतना एक्सपोज होगा। हम ये बता रहे हैं आपसे, आके देख ले वो ईरान के साथ लड़ करके। इजराइल की भौगोलिक परिस्थिति इतना छोटा और घना कंट्री है कि कोई भी अगर, और उनके नागरिक को मरने को तैयार नहीं है ना उनकी सेना मरने को तैयार है, वो हवाई हमला चाहे जितना भी कर ले। मुमताज भाई बिल्कुल, लेकिन जो आपने कहा ये बिल्कुल सही है कि उस तरह से नहीं, लेकिन हमने देखा कि जितने मरकावा टैंक थे या और उन पे जिस तरह से हमास ने या हिजबुल्लाह ने अटैक करके, और रोज सुनते हैं कि 4 जो मरकावा टैंक है वो तबाह हुए, बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो तबाह कर दी, वहां जाकर के वो जो कंधे पे ले जाके मिसाइल वहीं से ले जाके उड़ा देना इस तरीके से, ये तो जाहिर सी बात है कि फजील साहब मैं जो बात बच चुकी, वक्त नहीं है, बहुत शॉर्ट में कि कैसे मतलब ये जो मुकाबला है या इसको जो आप देख रहे हैं, और एक बहुत अभी मैं जो बात करूंगा रुमान साहब से भी मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में, फजील साहब कैसे जो बात ये कह रहे थे अभी कैप्टन साहब ड्रोन को लेकर के, आपने जो कहा नई टेक्नोलॉजी आई है जिस तरह से मुकाबला नहीं हो पा रहा है, ये तो बात सही कह रहे हैं कि वो तो ये एक तरीके से अगर मैं देसी जबान में कहूं कि 100 सुनार की न एक लोहार की। वो इंडिया में जो मोपेड होता था ना, मोपेड उस इंजन से बना हुआ है, बहुत सस्ता चीज है ये, और इसमें वार हेड 25 किलो से लेकर के 1 कुंटल तक लेके जाया सकता है। ऐसे ऐसे ड्रोन है जो एटॉमिक बम भी लेके जा सकते हैं। और ये 600 होता किलो, क्या है, 600 जी जी किलोग्राम, 600 किलोग्राम जी तक। जी, नहीं उतना बड़ा ड्रोन की यूज देखिए, रडार में ना आने पाने की वजह है छोटा, उसका साइज का इतना छोटा होना कि पता ही नहीं चलता है कि चील उड़ रहा है कि ड्रोन उड़ रहा है। चील जो होता है ना, चील वो भी उड़ता है तो पता ही नहीं चलता है कि ड्रोन है कि चील है, क्योंकि रडार में ना एक फिगर जैसे एमआरआई सीटी स्कैन में क्या होता है, एक फिगर आती है, उसी तरह से ड्रोन का जो सिस्टम है, बड़ा जहाज जब होता है तो रडार पे एक फिगर आती है कि इस टाइप की चीज जो है कुछ इधर आ रही है। एग्जैक्ट फोटो थोड़ी खींच लेता है वो कि एक रील बना लिया कि साहब देखो ये हवाई जहाज है। अब अगर हवाई जहाज इतना भारी भरकम होता है, 35 फीट 40 फीट तक का होता है, और उसको मारना आसान होता है। क्यों मारना आसान होता है कि उसके जो धुआं होता है ना, पीछे जो धुआं साइलेंसर होता है ना, जो धुआं निकलता है उसके पीछे जब वही थर्मोस्टेट काम करता है, जो मिसाइलें जो 1500 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर की सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, वो गाइडेड मिसाइल होती हैं। वो उसको धुएं को सेंस करके और उसके पीछे लग जाती हैं, वो जहां जहां जाता है उसको पीछे से हिट कर देती हैं। तो जहाज को सुपरसोनिक मिसाइल मारेगी, और ड्रोन से मान लीजिए कि एक शहर में चारों तरफ 100 ड्रोन से हमला कर दिया जाए, तो सेना तो 100 तरफ भागेगी ना शहर की। तो उस वक्त क्या होता है कि अफरा तफरी मच जाती है और सेना भगदड़ मच जाती है। उस टाइम बॉर्डर से घुस जाती है सेना, क्योंकि बॉर्डर में भी अफरा तफरी मच जाती है जब वायरलेस चलने लगते हैं और दहशत होती है, तो बॉर्डर के सिपाही भी वहां, अब सेना उतनी ही है, उसको हाइफा में लगा दीजिए, चाहे तेल अवीव में लगा दीजिए, चाहे बॉर्डर पर लगा दीजिए, तो दुश्मन जो है वो हमेशा सेना को डिस्टर्ब करना चाहता है। गोरिल्ला युद्ध जैसे होता है ना, तो वो सेना को डिस्टर्ब करता है। वो सोचता है कि एक उस शहर पे गिरा दो ड्रोन, एक उस शहर पर ड्रोन गिरा दो, वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है कोई भी सिस्टम। ये है खासियत उसकी। और अगर मार के गिरा भी दिया तो उसमें ना पायलट है ना, वो बहुत महंगा है। 100-200 ड्रोन भी अगर गिरा दिया, सिर्फ एक रास्ता है उसका, लेजर से उसको फ्रीक्वेंसी को कट कर देना, समझ, जैम कर देना, उसकी फ्रीक्वेंसी को जाम कर देना, क्योंकि वो एक इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी से उड़ता है और उसका कंट्रोल रूम कहीं एक जगह होता है। उस कंट्रोल रूम से ड्रोन को कंट्रोल किया जाता है।
वो अपने से कंट्रोल नहीं होता है, उसको एक कंट्रोल रूम से एक ऑपरेटर बैठ करके ड्रोन को कंट्रोल करता है कि उसे बाएं जाना है कि दाएं जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी भी अमेरिका के पास थी, लेकिन उनका ड्रोन बहुत साइज में बड़ा था, इसलिए वो चल नहीं पाया। तो टर्की ने पहले अमेरिका से आप सुने होंगे कि ड्रोन मांगा था टर्की ने, तो अमेरिका ने दिया नहीं, तो उन्होंने एक ड्रोन जो है अफगानिस्तान में मारा था। तो वो जो ड्रोन अफगानिस्तान में मारा था, उसको टर्की ने कहीं से स्क्रैप में उठा लिया, और उठाने के बाद उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके उससे बेहतरीन ड्रोन बना लिया। ये है F-35 जो अमेरिका से जहाज खरीदा और उसके सारे सिस्टम को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निकाल के नंगा इंजन कर दिया और उसमें अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डाल दिया। पूरी दुनिया में F-13 और F-35 जहाज जितने लोगों के पास है, सबका लोकेशन अमेरिका के पास है। अगर हमारे देश ने भी वो जहाज खरीद रखा है, तो हमारा जहाज कहाँ उड़ रहा है, ये लोकेशन अमेरिका के पास है। तो फिर सेफ कहाँ है वो तो अमेरिका से लोकेशन शेयर कर देगा किसी को कि भाई इनका जहाज, और वो गाइडेड मिसाइल से मार देगा। तो अब युद्धपोत और एयरफोर्स ये सब चीजों को हाइपरसोनिक मिसाइल 1 सेकंड के अंदर खत्म कर दे रही है, लेकिन ड्रोन को नहीं कर पाएगी। ड्रोन का साइज इतना छोटा है कि अगर हाइपरसोनिक मिसाइल उसके पीछे लग भी जाए ना, तो वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं कट के निकल सकता है, और हाइपरसोनिक मिसाइल उनके ही ऊपर गिर जाती है। भाई उसकी भी तो एक लिमिट है ना। तो ये जो इसलिए ड्रोन जो सक्सेस है आज की डेट में, इसका कोई जवाब नहीं है। एक तो ये जासूसी कर सकता है, दूसरा आपके पिक्चर्स निकाल सकता है, तीसरी बात ये है कि ये रडार में नहीं आता है, चौथी बात ये है कि सस्ता बहुत है, मोपेड के इंजन से चलता है, और पहले के ड्रोन को मिसाइल के साथ लगा के उड़ा के फिर उसको अब क्या है, डायरेक्ट वो जमीन से उड़ जाता है ऊपर। तो ये बहुत सस्ती चीज है और काम बहुत आता है ये। अगर आप सोचिए कि 10 किलो का भी वार हेड, मेजर कैप्टन साहब, अगर 10 किलो का वार हेड भी कहीं बिल्डिंग पे गिरा दिया जाए, या किसी आर्मी बेस पर एक एक मान ली यूनिट है, 100-200 लोगों की कंपनी है, उस कंपनी में भी अगर एक ड्रोन एक छोटा सा बम गिरा दे तो वो कंपनी में भगदड़ मच जाती। लोग लड़ने के लिए उनको 2-4 घंटा लग जाता है चीजों को संभालने में। अगर एक छोटा ग्रेनेड भी किसी आर्मी बेस पर गिर जाए या फट जाए, तो आर्मी के जो जवान हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सभी लोग सुरक्षित जगह भागने लगते हैं, और फिर उसको सिचुएशन को कंट्रोल करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सब टेक्निक है वार की, और ये डिपेंड करता है कि मौके पर अफसर कितना चालाक और तेज है, कितना एक्सपीरियंस है उसका, कितना बहादुर है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। नहीं तो सारे हथियार, मैंने बहुत से लोगों को देखा है मुमताज भाई, कि रिवॉल्वर खरीद लेते हैं और शादी में जाते हैं, वो फायर नहीं कर पाते हैं, उनसे घोड़ा ही नहीं दबता है। रिवॉल्वर राइफल ले लिए, लाइसेंस भी ले लिए, बंदूक भी ले लिए, कारतूस भी ले लिए, लेकिन जब शूट करने का टाइम आया, निकाह के टाइम, तो घोड़ा ही नहीं दबता उनसे। तो ऐसा, और दब भी गया तो खुद ही गिर जाते हैं आवाज सुन के। तो ऐसे लोगों के हाथ में अगर हथियार आप दे दीजिएगा, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, हिम्मत नहीं है, चालाकी नहीं है, उसने कभी वार को झेला नहीं है, या उसके गुरु अच्छे नहीं मिले, ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, बहुत सी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। हम चाइना, एक बार हम आर्मी अटैचमेंट कैंप कर रहे थे, तो मेरे एक उस्ताद ने बताया कि एमिनेशन बूट बोलते हैं, जो जूता पहनते हैं ना, उसको एमिनेशन बूट बोलते हैं, कैप्टन साहब समझ रहे हैं। और जो गोली का बॉक्स होता है, उसको एमिनेशन बॉक्स बोलते हैं। वो बॉक्स की जगह जो ड्यूटी अफसर था, उसने रात को 2 बजे वायरलेस आया, एमिनेशन बॉक्स, एक्स की जगह टी लिख दिया उसने। अब वो एमिनेशन बूट हो गया, ड्यूटी चली गई, दूसरी ड्यूटी आई, तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि ये टी क्यों लिखा है, बूट क्यों, वहां तो एमिनेशन जो ऑर्डर हो गया वही करना है आर्मी के अंदर। आर्मी में आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। रात को 2 बजे लोगों ने कहा कि हम लोग गोली के बिना खड़े हैं, और मार जहाज, हवाई हेलीकॉप्टर से जूता गिर रहा है, वार के उसमें जूता गिर रहा है, एमिनेशन बूट गिर रहा है। अब लोगों ने लोग समझ गए कि कुछ मैसेज में, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो गई। रात भर हमारे 350 सैनिक चाइना बॉर्डर पर चीनियों से संगीन से लड़े, संगीनों से लड़ रहे, और सुबह के टाइम तक कम से कम हजारों सैकड़ों चीनी सैनिकों को उन्होंने संगीन से मार करके उस जगह को बचा लिया। ये है हमारी इन्फेंट्री की ताकत। रात भर लड़े, और हमारे उस्ताद कहते थे, सूबेदार मेजर थे वो, मेजर साहब कहते थे कि ये भारत के घी का कमाल है। कोई जवान जो घी खाता है ना बचपन में,
शुद्ध देसी घी। अगर वो शुद्ध देसी घी नहीं खाता तो सारे के सारे मारे गए होते। लेकिन यही कारण है कि चाइना ने सीज फायर किया, क्योंकि वो हमारी इन्फेंट्री के सामने, एक तो उनके सैनिक हाइट में बहुत कम होते हैं, तो हाइट में कम होते हैं तो वो ऐसे ही लंबे चौड़े, हमारे बिहार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट के लोग इतने लंबे चौड़े होते हैं, उनके सामने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनको, चाइनीज सैनिकों को, क्योंकि वो हाइट में बहुत कम होते हैं। वो बंदूक अच्छी चला सकते हैं, लेकिन हमारे राजपूत रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और ये जो जितनी हमारी बड़ी इन लंबे चौड़े 6 फीट के जवान को देख करके, और पंजाबी और जाट जो हमारे सैनिक हैं, इनको देख कर करके चाइनीज जो है 4 फुट, 4.5 फुट, 5 फुट के होते हैं, उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो नहीं लड़ पाते हैं। और आज भी देख लीजिए आप कि भाग जाते हैं छोड़ करके पोस्ट को। तो ये हमारे इन्फेंट्री की ताकत है, और ऐसी ताकत सिचुएशंस को बदल देती है। आपके पास सारी चीजें हैं लेकिन हिम्मत ही नहीं है, आप गोली चला ही नहीं पा रहे हो, बैठ के रो रहे हो कि हम मर जाएंगे तो बीवी क्या कहेगी, मर जाएंगे तो हमारी अम्मा का क्या होगा, मर जाएंगे। इतना सोचोगे तो आप लड़ाई क्या लड़ सकते हो? बिल्कुल